दोस्तों नमस्कार। आवाजें तो इस देश में उठ रही थी कि 2024 का चुनाव इस देश का आखिरी चुनाव होगा। विपक्ष ने तो आवाजें यहां तक उठाई कि इसके बाद इस देश में कोई चुनाव होगा नहीं अगर नरेंद्र मोदी चुनाव जीतकर तीसरी बार सत्ता में आ गए तो, यानी लोकतंत्र बचेगा नहीं। इसीलिए समूचे विपक्ष ने या कहें इंडिया गठबंधन ने जो नारा दिया वह लोकतंत्र को बचाने का ही नारा दिया। और अब तो 5 चरण के चुनाव निपट चुके हैं, 2 चरण बचे हुए हैं और कयास हर तरफ से लग रहे हैं कि इस बार जो नारा प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के भीतर 400 पार का दिया था वो सिर्फ एक नारा ही है या उसकी कोई हकीकत है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी हो या विपक्ष हो, अब खुले तौर पर कहने से चूक नहीं रहा है कि 272 यानी जादुई आंकड़ा तो दूर की गोटी है। इस दौर में तो यह 150 और 200 पर आकर टिक जाएंगे। लेकिन क्या वाकई भारत में 2024 का चुनाव अपने आप में लोकतंत्र की ही अग्नि परीक्षा के समान हो चला है? यह सवाल इसलिए आज महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले 4 चरणों का जो डाटा आया उस डाटा के मुताबिक जब वोटिंग जिस दिन हो रही थी और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ने जानकारी दी और उसके चंद दिनों के बाद जो जानकारी दी उसमें इस देश के भीतर 1,07,00,000 वोट बढ़ गए। यानी पहले 4 चरणों में जितने वोट पड़े थे उन 4 चरणों में जब रिवाइज तरीके से चुनाव आयोग ने डाटा जारी किया तो उसमें 1,07,00,000 वोटों का इजाफा हो गया था। और 1,07,00,000 वोट क्या होते हैं एक क्षण के लिए आप 2019 के चुनाव परिणाम को अगर देखें तो इस देश में सिर्फ 10 ही पॉलिटिकल पार्टी है जो कि 1 करोड़ से ज्यादा वोट लेकर आई। बीजेपी और कांग्रेस यह दोनों तो करोड़ों में, क्योंकि बीजेपी को लगभग 22 करोड़ 90 लाख वोट पिछली बार मिले थे, कांग्रेस को 11 करोड़ 94 लाख वोट मिले थे। लेकिन उसके बाद की परिस्थिति में देखिए, ममता बनर्जी को तकरीबन 2.5 करोड़ वोट मिले, मायावती को तकरीबन 2 करोड़ 22 लाख वोट मिले, समाजवादी पार्टी को तकरीबन 1.5 करोड़ वोट मिले, 1.5 करोड़ के लगभग वाईएसआर कांग्रेस को भी मिले और 1.5 करोड़ से कम स्टालिन यानी डीएमके की पार्टी को मिले 1 करोड़ 43 लाख, शिवसेना को मिले थे 1 करोड़ 28 लाख, टीडीपी को मिले थे 1.25 करोड़, सीपीएम को मिले थे 1 करोड़ 7 लाख। सीपीएम को 1 करोड़ 7 लाख वोट मिले थे। उतने ही वोट 2024 के चुनाव में पहले 4 चरणों के मतदान में जो रिवाइज डाटा इलेक्शन कमीशन ने जारी किया उसमें बढ़ गया। अब इस बात को लेकर इस देश के भीतर हंगामा मचा हुआ है क्योंकि 2 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर और उसके अलावे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने वहां पर अपनी अर्जी दी है। उसमें सीपीएम है, उसमें टीएमसी है, उसमें कांग्रेस है। और याद कीजिए तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र भी एक लिखा था चुनाव आयोग को कि किस तरीके से कितने % वोट बढ़ रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने कहा था आप भ्रम ना फैलाइए और इससे निष्पक्ष चुनाव पर असर पड़ेगा। लेकिन आइए आज समूचे कच्चे चिट्ठे को जरा देखा जाए, समझा जाए। क्या इस देश के भीतर में यह कौन सा मॉडल है जो डेमोक्रेसी को ही कहीं सवालिया कटघरे में खड़ा तो नहीं कर रहा है? और यह सवाल चुनाव के बीच में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब 25 तारीख को 6ठे चरण की वोटिंग होनी है और 25 से एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह पूछा है, खास तौर से पहले 2 चरणों को लेकर कि 6% डाटा कैसे बढ़ गया। और यही बात एडीआर ने अपनी अर्जी में लिखी और बकायदा डाटा के साथ दिया। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन का जवाब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नहीं है। उसकी मियाद 24 तारीख को है और 24 तारीख को लेकर सुप्रीम कोर्ट संवेदनशील है। वो कह रहा है कि जरूरत पड़ी तो हम रात भर बैठेंगे लेकिन सुनवाई इस पर करेंगे, आप जवाब दे दीजिए। अब आइए इस हकीकत को लेकर कि दरअसल ये पूरा खेल है क्या, या कितने वोट किस फेज में कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं और क्या ऐसा कभी नहीं हुआ, और हुआ तो कब हुआ, और जब हुआ तब उस समय चुनाव आयोग ने कोई पहल क्यों नहीं की।
पहले फेज में जो वोटिंग की परसेंटेज बढ़ता है वो तकरीबन 18,60,000 वोट बढ़ जाते हैं पहले फेज में, जो रिवाइज डाटा आता है। दूसरे फेज में 32,20,000 वोट बढ़ जाते हैं, जो रिवाइज डाटा आता है। तीसरे फेज में 22,10,000 वोट बढ़ जाते हैं, जो रिवाइज डाटा आता है। चौथे फेज में 33,90,000 वोट बढ़ जाते हैं, जो रिवाइज डाटा आता है। और सबको मिलाइएगा तो तकरीबन 1,07,00,000 वोट बढ़ गए पहले 4 चरणों में। पांचवें चरण की वोटिंग में जब रात में जो जानकारी थी और उसके 2 दिनों के बाद जो इलेक्शन कमीशन की जानकारी आई, उसमें भी 2% वोट का इजाफा हो गया। अभी वोटों की संख्या को लेकर 5वें चरण का डाटा सामने नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद भी हर चरण में इतने वोट बढ़ते चले जा रहे हैं। और कोई भी सवाल करेगा कि दरअसल इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, क्या इलेक्शन कमीशन के लिए कोई मुश्किल हालात हैं? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव आयोग से पूछा और जो अर्जी एडीआर ने लगाई, उसमें एक ही सवाल सबसे बड़ा है, क्योंकि हर पोलिंग एजेंट को 17C एक फॉर्म दिया जाता है। 17C फॉर्म का मतलब है अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड एंड पेपर सील अकाउंट, यानी जितनी वोटिंग हुई उसकी जानकारी उस पोलिंग एजेंट को दी जाती है जो हर पार्टी द्वारा नियुक्त होता है। और यह भी कहा गया कि दरअसल नागपुर में इस बार कांग्रेस ने हर पोलिंग एजेंट को रखा था, यानी जितने पोलिंग बूथ थे उतने पोलिंग एजेंट थे। और सुझाव भी दिया गया सुप्रीम कोर्ट के भीतर कि दरअसल नागपुर के भीतर जो कांग्रेस के पोलिंग एजेंट चूंकि हर बूथ पर मौजूद थे और सबके पास 17C फॉर्म है कि उनके अपने बूथ में कितनी वोटिंग हुई, उसको मिला लीजिए और जो वोटिंग परसेंटेज आखिर में बताया गया है उसके बीच में अंतर क्यों है, यही सामने ले आइए। चुनाव आयोग ने अभी तक चीजें रखी नहीं है। अगला सवाल था, जब 17C फॉर्म जो पोलिंग एजेंट्स को दिया जाता है तो उसको एक साथ जोड़कर अपनी वेबसाइट पर तुरंत चुनाव आयोग क्यों नहीं उन नंबरों को डाल रहा है, उसमें वो क्यों कोताही, यह भी सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, जिसका जवाब चुनाव आयोग को 24 तारीख यानी परसों तक दे देना है। अब सवाल यह है कि अगर 70C फॉर्म हर पोलिंग एजेंट के पास रहता है और वो रिकॉर्डेड आंकड़े के तौर पर माना जाता है, तो पहले 4 फेज में जो 379 सीटों पर जो वोटिंग हुई, एक सूरत की सीट पर तो यूं ही व्यक्ति चुना गया क्योंकि वहां पर उम्मीदवार कोई बचा ही नहीं जो विपक्ष का था, और बाकी ने अपने उम्मीदवार नाम वापस ले लिए। सवाल यह आया कि क्या वाकई इस दौर में जो वोटिंग परसेंटेज है इतनी बड़ी तादाद में, अगर पहले 4 चरणों में 1 करोड़ से ज्यादा हो चला है तो अगले 3 चरणों में भी ये 1 करोड़ और हो जाएगा, तो 2 करोड़ वोट इस देश के भीतर में बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर किसी भी रीजनल फोर्सेस के पास आते नहीं हैं। 2 करोड़ से ज्यादा पिछली बार ममता बनर्जी और मायावती के पास थे, बाकी किसी के पास 2 करोड़ से ज्यादा वोट नहीं थे। अब सवाल है कि इतनी बड़ी तादाद में जो हुई है गड़बड़ी, वो कहां कहां कैसे कैसे हुई है, और यह सवाल क्यों बड़ा हो गया है कि ईवीएम एक ऐसा खेल है जिसके जरिए आप कितनी भी संख्या को पार कर सकते हैं और उसके बाद आपके मुख से निकला हुआ शब्द सच मान लिया जाएगा। यह सवाल दरअसल अलग अलग जगहों पर अगर आप परखना शुरू करें तो मणिपुर में उस रात जब वोटिंग खत्म हुई तो जानकारी दी गई 72.5% वोटिंग हुई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बाद में जो 4 चरणों का आंकड़ा निकल के आया उसमें लगभग 5.7% वोट बढ़ गए। 72.5% से बढ़कर ये 78.2% हो गए। आंध्र प्रदेश में जहां विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं और माना जा रहा है कि इस बार वाईएसआर की गद्दी चली जाएगी, चंद्रबाबू नायडू जीत जाएंगे और चंद्रबाबू नायडू के साथ बीजेपी का समझौता है और बीजेपी मानकर चल रही है कि दक्षिण में इस बार सबसे बड़ा एनडीए का दरवाजा आंध्र प्रदेश में खुलने वाला है। आंध्र प्रदेश में पोलिंग के बाद जानकारी दी गई 76.5% वोट पड़े, लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन ने जो जारी किया उसमें जानकारी आई 80.7% वोट पड़े। केरल में 67.2% वोट पड़े, लेकिन बाद में जानकारी आई 71.3% वोट पड़े। यानी आंध्र प्रदेश में 4.2% वोट बढ़ गया, केरल में 4.1% वोट बढ़ गया, असम में इसी तरीके से 4.2% वोट बढ़ गया, महाराष्ट्र में तकरीबन 2.5% वोट
बढ़ गया। पश्चिम बंगाल में तकरीबन 2.5% वोट बढ़ गया। बिहार में तकरीबन 1.5% वोट बढ़ गया। उड़ीसा में तकरीबन 1.7% वोट बढ़ गया। कर्नाटक में 1.3% वोट बढ़ गया। उत्तर प्रदेश में 0.4% वोट बढ़ा। लेकिन छत्तीसगढ़ में 1.2% वोट बढ़ गया। हर राज्य में अगर यह स्थिति है और 1.7 करोड़ वोट अगर बढ़े हैं तो इसकी वजह क्या है? अब इसकी वजह को टटोले और इससे पहले एक अतीत का सवाल आपके सामने रखें, उससे पहले आज इन बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत एग्रेसिव हो गई और उन्होंने खुले तौर पर कहा यह लोगों के दिमाग में सवाल है तो कैसे इस देश के भीतर में पारदर्शी चुनाव का जो दावा चुनाव आयोग कर रहा है वह इस पर सफाई क्यों नहीं देता है, क्योंकि हम तो लगातार अपनी शिकायत चुनाव आयोग के दरवाजे पर बार बार रख रहे हैं। फाइनल फिगर लाते लाते चुनाव आयोग को 10 से 11 दिन क्यों लगे? दूसरा, फाइनल फिगर और रियल टाइम फिगर में 1.7 करोड़ वोटों का अंतर 380 के लगभग सीटों पर कैसे आया? ये इतिहास में, चुनावों के इतिहास में कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ। इसलिए लोगों के मन में एक चिंता है, संशय है चुनाव की प्रक्रिया को लेकर, और इस संशय को, इस शक को दूर करने की जिम्मेदारी सबसे पहले चुनाव आयोग की है। हम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि पूरे देश में हर वोटर को चिंता है कि ये हो क्या रहा है, क्या कोई धांधली हो रही है, क्या कोई गड़बड़ हो रही है, क्योंकि कई सवाल पहले भी अनुत्तरित रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल था कि जो मिसिंग ईवीएम्स हैं और लाखों की संख्या में हैं, वो मिसिंग ईवीएम्स कहाँ हैं? ये चुनाव आयोग से हमने पूछा, बार बार पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो इसलिए ये शक जो लोगों के मन में आ रहा है, ये जायज शक है, ये जायज सवाल है और इनका जवाब देना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। जाहिर है लोकतंत्र है, चुनाव का मौका है और चुनाव के बीच में यह सवाल किसी को भी परेशान कर सकते हैं, खास तौर से तब जब जमीनी मुद्दे चुनाव के बीच में आकर खड़े हो गए हैं। कोई भी मुद्दा इस देश में इस वक्त वोटरों के ध्रुवीकरण को लेकर काम नहीं कर पा रहा है। कहीं पर जातीय समीकरण है, कहीं पर जमीनी मुद्दे हैं और कहीं पर जो सरकार की उपलब्धियों का खांचा लाभार्थियों के तौर पर था वह भी इस दौर में काफूर हो गया। यानी चुनाव के तरीकों को अगर देखिए तो एक झटके में 2019 की तुलना में आपको महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, राजस्थान के भीतर, उत्तर प्रदेश के भीतर, बिहार के कुछ हिस्सों में अलग अलग जगहों पर बहुत साफ तौर पर नजर आएगा कि विपक्ष धीरे धीरे कदम अपने आगे बढ़ा रहा है। और ऐसे में अगर वोट बढ़ जाते हैं, इलेक्शन कमीशन को जो नोटिस दिया गया उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि दरअसल 19 अप्रैल को जब पहले फेज की वोटिंग हुई उसमें 60% वोट हुई थी, लेकिन आपने जो रिवाइज डाटा 11 दिनों के बाद रखा वह 66.14% हो गया, यानी 6.14% बढ़ गया। 26 अप्रैल को जब दूसरे फेज की वोटिंग हुई तो उसमें 60.96% यानी 60.96% वोट हुआ था, लेकिन बाद में आपने जानकारी दी कि वो 66.71% है, यानी यहां पर भी लगभग 6% वोट बढ़ गए और 4 दिनों के बाद ये डाटा आया था। तो इन दो को अगर आधार बना भी लिया जाए तो 17C का जो फॉर्म है उसके अनुकूल डाटा कलेक्ट करने में क्या पहले फेज में आपको 11 दिन लग गए, दूसरे फेज में 4 दिन लग गए, पांचवें फेज में आते आते आप 2 दिन में कलेक्ट कर पाए, जबकि इससे पहले भारत के चुनाव के भीतर में उसी रात हर हाल में चुनाव आयोग डाटा जारी करते रहा है। फिर कहां पर मुश्किल हो रही है और इस मुश्किल की वजह या इसका कोई आधार है? दरअसल यह चुनाव आयोग के पास एक शिकायत इससे पहले भी गई थी और वो गुजरात को लेकर थी। गुजरात में विधानसभा चुनाव के मौके पर अगर आप याद कीजिए तो 2022 के विधानसभा चुनाव जो दिसंबर के महीने में हुआ, 2 फेज में वोटिंग हुई, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर। कांग्रेस ने यहां पर भी चुनाव आयोग का दफ्तर यह कहकर खटखटाया था कि एक वोट डालने में चाहे आप ईवीएम से ही क्यों ना डालें, यह संभव ही नहीं है कि 60 सेकंड तक में वोट हो जाए। यह भी मुश्किल है क्योंकि आप जाते हैं, पर्ची दिखाते हैं, फिर साइन करते हैं,
फिर आपकी उंगली पर निशान लगता है, फिर आप बटन दबाते हैं, बटन दबाने के बाद बीप की आवाज आती है, आप उसमें पर्ची देखते हैं और उसके बाद फिर बाहर निकलते हैं, तब दूसरा एंट्री होती है। यानी अगर आप बहुत तेजी यानी रोबोट के तर्ज पे भी काम करें तो कम से कम 1 मिनट जरूर लगेगा। लेकिन गुजरात के सेकंड फेज के चुनाव में एक झटके में वहां पर यह जानकारी निकल कर आई थी कि 16 लाख वोट जो है आखिरी के 1 घंटे में गुजरात के भीतर दूसरे चरण के चुनाव में पड़ गए। और अगर उस गुजरात के चुनाव को या गुजरात मॉडल को आप परखें इस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समझकर, तो फिर यह जानिए कि उस सेकंड फेज में जहां जहां चुनाव हो रहा था वहां पर बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की थी। बंपर जीत का मतलब होता है सारी सीटें जीत लेना या दूसरे के हिस्से में सिर्फ एक सीट आना, उससे ज्यादा नहीं। यह होती है बंपर जीत। और यह माना गया कि उस समय जो एवरेज वोट्स थे उसमें पहले फेज में 6.5% और उसके बाद 11.5% तक बढ़ गए। और उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नाम भी निकल कर आए, खासतौर से वडोदरा की कॉन्स्टिट्यूएंसी का जिक्र कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत के साथ दिया था। वो रावपुरा की सीट थी, वो सरवा की सीट थी, वो वेजलपुर की सीट थी। 16,000 वोट, 280 बूथ, हर बूथ पर तकरीबन 58 सेकंड में वोट पड़ गए। और यह आंकड़ा बतलाता है कि मानवीय तौर पर यह संभव नहीं है, लेकिन यह हुआ था गुजरात में। और गुजरात में अगर उस दौर को देखिएगा तो जितने भी न्यूज चैनलों के जो एग्जिट पोल थे, एग्जिट पोल वोटिंग के बाद के, किसी ने भी इतने नंबर दिए ही नहीं थे जितने नंबर बीजेपी को आ गए। 182 में से 156 सीट जीतकर बीजेपी ने इतिहास बनाया था। आज तक के एक्सिस माई इंडिया ने 129 से 151 तक का आंकड़ा दिया था, गुजरात में 156 लेकिन आगे वो मैक्सिमम था। और कांग्रेस में 16 से 30 तक का दिया था और कांग्रेस को 17 आया था। लेकिन उसके बाद एवीपी न्यूज हो, इंडिया टीवी हो, टाइम्स नाउ हो, जी न्यूज हो, सबको अगर परखिएगा और एवरेज निकालिएगा तो कांग्रेस का हर हाल में कम से कम 30 सीट होनी ही चाहिए, लेकिन उसको मिली 17 सीट। और किसी भी हालत में बीजेपी को 130 सीट को पार करना ही नहीं चाहिए, लेकिन वह 156 पर पहुंच गई। और ध्यान दीजिए, जो सेकंड फेज में जहां पर वोटिंग बढ़ी और इतनी बड़ी तादाद में जो 16 लाख वोट बढ़ गए, उसका असर क्या हुआ? वडोदरा में से 10 में से 9 सीट बीजेपी जीत गई, दाहोद में 6 में से 6 सीट बीजेपी जीत गई, छोटा उदयपुर की 3 में से 3 सीट बीजेपी जीत गई, खेड़ा की 6 में से 6 सीट बीजेपी जीत गई, गांधीनगर की 5 में से 5 सीट बीजेपी जीत गई, अहमदाबाद की 21 में से 19 सीट बीजेपी जीत गई, महसाणा की 7 में से 6 सीट बीजेपी जीत गई, सबरकांठा में 4 में से 3 सीट बीजेपी जीत गई। यानी ऐसा परिणाम इससे पहले कभी गुजरात के अपने चुनावी इतिहास में नहीं था। तो क्या यह एक ऐसा मॉडल है जो आखिरी क्षणों में वोट के जरिए परिवर्तन ला सकता है या चीजों को बढ़ा देता है? यही सवाल हर कोई इस दौर में उठा रहा है कि क्या वाकई 370 और 400 का नारा जो सरकार या मोदी सरकार के जरिए संसद के भीतर पहली बार दिया गया, वो क्या इसी मॉडल से पूरा होगा? अब यह मॉडल इस रूप में अगर काम कर रहा है तो प्रधानमंत्री के जहन में आज जब वो उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा, देखिए 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद हर कोई ईवीएम को गाली देगा। 4 जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है और तब ये ठिकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। अब प्रधानमंत्री ईवीएम का जिक्र कर ले, लेकिन सच यह है कि ईवीएम और वीवीपैट से आगे की स्थिति इस दौर में इस देश के सामने खड़ी हो गई है। क्योंकि अगर आप एवरेज निकाल रहे हैं कि 1,07,00,000 वोट कहां गए, तो उसमें एक एवरेज उसी परसेप्शन के साथ जो गुजरात के भीतर का सवाल था और जिन सवाल को 2022 के दिसंबर के महीने में इलेक्शन कमीशन के सामने कांग्रेस ने रखा था, उस मॉडल के तहत असम के भीतर एवरेज हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 28,000 वोटों का बढ़ना, तेलंगाना में 60,000 वोटों का बढ़ना,
उत्तर प्रदेश में बहुत कम वोटों का बढ़ना है क्योंकि 0.4% का है, लेकिन उससे हटकर अगर दूसरे राज्यों में जाइएगा तो इसमें बहुत साफ तौर पर है कि वह महाराष्ट्र के भीतर तकरीबन 30,000 वोटों का बढ़ना, पश्चिम बंगाल में भी तकरीबन 30,000 वोटों का प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़ना, बिहार के भीतर में तकरीबन 15,000 वोटों का बढ़ना, उड़ीसा के भीतर लगभग 17,000 वोटों का पर कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़ना, कर्नाटक के भीतर तकरीबन 13 से 15,000 वोटों के बीच का बढ़ना। यह मैसेज दरअसल ईवीएम और वीवीपैट के आगे की परिस्थितियों के सामने लाकर खड़ा करता है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट में परसों यानी 24 तारीख को जब सुनवाई होगी और चुनाव आयोग जिन बातों को रखेगा उसमें वह भी लोकतंत्र की ही दुहाई देगा जो उसने ईवीएम को लेकर दी और वीवीपैट को लेकर भी दी। और इस दौर में जब वोट बढ़ रहे हैं और वोटर डालने के बाद कहां से वो वोट बढ़ रहे हैं और उसका एनालिसिस कर पाने की स्थिति में अगर इस देश के भीतर में चुनाव आयोग ईवीएम के दौर में, कंप्यूटर के दौर में सेम डे बता पाने की स्थिति में नहीं है तो कोई भी यह सवाल खड़ा कर सकता है क्या वाकई ऐसी स्थिति आ चुकी है जहां पर चुनाव की पूरी प्रक्रिया में वोटर का वोट और उसके जरिए जो एनालिसिस हर क्षण कराया जा रहा है वो एनालिसिस और उसके जरिए वोटों का बढ़ना वो 11 दिन के बाद बढ़े, 4 दिन के बाद बढ़े, 2 दिन के बाद बढ़े, लेकिन सेम डे जानकारी नहीं आएगी। क्या यह एक भारत के चुनावी डेमोक्रेसी को लेकर कोई बड़ा सवाल खड़ा तो नहीं करता है? यह सवाल यहां पर इसलिए भी और ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहीं पर भी वोटिंग के बाद सर्वे करा रही है और उस सर्वे के जरिए जिन आंकड़ों को वह परख रही है उसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र के भीतर जैसे वोटिंग हो गई तो वोटिंग होने के बाद वहां पर प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी का जो आंकड़ा निकल कर आया वो तकरीबन 30,000 का है। तो क्या मार्जिन केस था और वो 30,000 के जरिए चीजें मैनेज कर ली गई और अपने सर्वे में जो बीजेपी के सामने जानकारी आई अब वो महाराष्ट्र में झटका नहीं खा रही है? क्या ऐसी स्थिति इस डाटा के आने के बाद बनती है? ये सारे सवाल इससे पहले भारत की राजनीति में कभी नहीं थे और राजनीतिक तौर पर इस दौर में जब मुद्दे बड़े हो चले हैं और जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर ही पहली बार यह लगने लगा है कि मौजूदा मोदी सरकार संकट में है और उसका 400 पार का नारा हो या 300 पार की स्थिति हो, उससे हटकर क्या वाकई चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में ली और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया और कहा कि संसद की ताकत के सामने कोई मायने नहीं रखता है और इसीलिए संसद से जो बात पर मुहर लगी उसमें प्राइम मिनिस्टर और उनके द्वारा नियुक्त एक कैबिनेट मिनिस्टर और विपक्ष के नेता के तौर पर एक शख्स की मौजूदगी के आधार पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होगी। यानी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी सरकार करे। सरकार अपनी सत्ता को बचाने के लिए चुनावी लोकतंत्र में हिस्सा भी ले और उसको लेकर कोई सवाल जो लगातार उठे इस दौर में भाषणों को लेकर, शब्दों को लेकर, धर्म के उपयोग को लेकर, उन तमाम सवालों की शिकायत चुनाव आयोग में पहुंची तो चुनाव आयोग ने अपने नोटिस में प्रधानमंत्री या उनका नाम लिखना तक उचित नहीं समझा, उन्होंने सिर्फ स्टार प्रचारक लिखा। तो क्या वाकई जो नियुक्त कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी? अगर यह सवाल जो पहली बार सुप्रीम कोर्ट में ही उठाया गया था और खुद चीफ जस्टिस ने कहा था यह कैसे संभव है कि किसी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अगर सरकार करे और सरकार अगर चुनाव में गड़बड़ी करे तो वह चुनाव आयुक्त सरकार की गड़बड़ी पर उंगली उठाते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा कर दे, क्या यह संभव है? जाहिर है उसका जवाब उस समय अटॉर्नी जनरल दे नहीं पाए थे और उन्होंने कहा था बिल्कुल नहीं, नियुक्ति एक अलग फार्मूला है, चुनाव एक अलग सोच है, दोनों को आप क्यों मिला रहे हैं? बात आई गई नहीं हो गई बल्कि उसका रिजल्ट क्या 2024 के चुनाव में अलग अलग तरीके से इस डेमोक्रेसी को लेकर जो सवाल उठ रहे थे कि 24 के बाद लोकतंत्र बचेगा नहीं, क्या वो लोकतंत्र नहीं बचने की स्थिति में ही 2024 का चुनाव हो रहा है? ये सवाल मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।